एक फाउंडर की जिंदगी का वो सबसे बड़ा पल, प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब लोग आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को सच में चाहते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। ऐसा लगता है मानो सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली गई हो। लेकिन सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद जो आता है ना, वो अक्सर ज्यादा मुश्किल, ज्यादा थका देने वाला और ज्यादा अकेला होता है। आज हम सैम ऑल्टमैन की सलाह के आधार पर उसी सफर को समझने वाले हैं। राइज इन स्केल में आपका स्वागत है। प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद की ये जो चुनौतियां हैं, यही हमारी स्टार्टअप कैसे शुरू करें सीरीज का 20वां हिस्सा है। ये वो बातें हैं जिनके बारे में शायद अभी सोचा नहीं जा रहा, लेकिन जब वक्त आएगा तो यही बातें कंपनी का भविष्य तय करेंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया गया है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, लेकिन अब क्या? एक फाउंडर का रोल कैसे बदलता है? प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सैम ऑल्टमैन का ये जो कोट है, ये आज की पूरी बातचीत का सार है। प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद फाउंडर का काम सिर्फ प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब काम एक ऐसी कंपनी बनाने का है जो उस बेहतरीन प्रोडक्ट को लगातार बना सके और उसे स्केल कर सके। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, क्योंकि जो आदतें आपको प्रोडक्ट बनाने में सफल बनाती थीं, जैसे हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना, वही आदतें अब कंपनी बनाने में रुकावट बन सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बदलाव को समझते हैं। ये सिर्फ एक रोल का बदलाव नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच का बदलाव है। जो स्किल्स आपको पहले सफल बनाते थे, वे अब शायद आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। ये दो दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले एक फाउंडर की जिंदगी कोड लिखने और यूजर्स से बात करने के इर्द गिर्द घूमती है। टीम छोटी होती है, सब कुछ तेज और थोड़ा अस्त व्यस्त होता है और यही काम करता है। लेकिन 25 लोगों के बाद ये मॉडल पूरी तरह से टूट जाता है। अब फाउंडर का काम एक मैनेजर, एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक सिस्टम बनाने वाले का बन जाता है। फोकस प्रोडक्ट से हटके लोगों और प्रोसेस पर आ जाता है। वो जो पहले की अव्यवस्था थी ना, वो अब स्पीड नहीं बल्कि एक रुकावट बन जाती है। तो सवाल यह है कि ये महान कंपनी बनाई कैसे जाए। देखिए, ये एक मशीन बनाने जैसा है। एक ऐसी मशीन जो फाउंडर के बिना भी बेहतरीन काम करती रहे। और इसके लिए मैनेजमेंट, एचआर और प्रोडक्टिविटी के सिस्टम बनाने पड़ते हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। कई फाउंडर्स को बिना किसी स्ट्रक्चर के काम करना अच्छा लगता है और 20 लोगों तक ये ठीक ठाक चल भी जाता है। लेकिन जब ये सिस्टम टूटता है ना, तो ये अचानक और पूरी तरह से बिखर जाता है। जो चीज 20 लोगों पर काम कर रही थी, वो 30 लोगों पर एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। मैनेजमेंट में शिफ्ट के दौरान फाउंडर्स अक्सर 4 आम गलतियां करते हैं। पहला, वे अनुभवी सीनियर लोगों को हायर करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कल्चर को बदल देंगे। दूसरा, वे हीरो मोड में फंस जाते हैं, जहां वे सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं, जो स्केल करने में सबसे बड़ी रुकावट है। तीसरा, वे काम तो सौंप देते हैं, लेकिन फैसले लेने का अधिकार अपने पास रखते हैं, जिससे टीम पावरलेस महसूस करती है और ग्रोथ रुक जाती है। और चौथा, उनके पास खुद को ऑर्गेनाइज रखने का कोई सिस्टम नहीं होता, जिससे जरूरी चीजें छूट जाती हैं और कंपनी दिशाहीन हो जाती है। कंपनी को स्केल करने के लिए उसके कानून लिखने पड़ते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, कैसे और क्यों। कैसे मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके प्रोसेस, और क्यों मतलब आपकी आत्मा, आपका कल्चर और वैल्यूज। इन्हें लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सिर्फ मुंह जबानी बातें बनकर रह जाते हैं, जो हर नए कर्मचारी के साथ बदलती रहती हैं और कमजोर पड़ती जाती हैं। एचआर का नाम सुनते ही कई फाउंडर्स को लगता है कि ये तो बस ब्यूरोक्रेसी है जो स्पीड को धीमा कर देगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा एचआर असल में कंपनी की रफ्तार बढ़ाने का एक जरिया है। ये फीडबैक, कॉम्पेंसेशन और करियर ग्रोथ के लिए एक साफ सुथरा ढांचा देता है, ताकि लोग अपना बेस्ट काम कर सकें। एचआर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है इक्विटी, और यहां सैम ऑल्टमैन एक ऐसी सलाह देते हैं जो अक्सर इन्वेस्टर्स की सलाह के बिल्कुल खिलाफ जाती है। हर साल कंपनी की 3 से 5% इक्विटी कर्मचारियों को देते रहिए। ये कोई खर्चा नहीं है, बल्कि बेहतरीन लोगों को कंपनी के साथ जोड़े रखने और उन्हें मालिक की तरह सोचने के लिए प्रेरित करने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, सबसे बड़ी चुनौती प्रोडक्टिविटी बनाए रखना होती है, और इसका सबसे जरूरी फैक्टर है अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी में हर कोई जानता है कि टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं और सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। बिना अलाइनमेंट के कंपनी एक ऐसी नाव बन जाती है जिसमें हर कोई अलग अलग दिशा में चप्पू चला रहा है। मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन नाव कहीं पहुंचेगी नहीं।
ठीक है, तो कंपनी के सिस्टम बनाने के बाद अगला पड़ाव आता है उसे चलाने का। और ये सबसे ज़्यादा फाउंडर की पर्सनल और साइकोलॉजिकल जर्नी के बारे में है। और सच कहूँ तो ये हिस्सा अक्सर सबसे मुश्किल होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। कई लोगों को लगता है कि एक बार प्रोडक्ट सफल हो गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, दबाव बढ़ता है और दिमागी बोझ और भी भारी हो जाता है। ये बात उस इमोशनल रोलर कोस्टर को दिखाती है जिसका सामना एक फाउंडर को करना पड़ता है। सफलता की ऊंचाइयां बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन नाकामी या तनाव की गहराइयां पहले से कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी होती जाती हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को संभालना एक बहुत जरूरी स्किल बन जाता है। एक फाउंडर को लगातार कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। बाहरी दुनिया में उन्हें कॉन्फ्रेंस जैसी चीजों से फोकस खोने और कंपनी खरीदने की आकर्षक बातों से भटकने से बचना होगा। अपनी अंदर की दुनिया में उन्हें बर्नआउट से बचने के लिए आराम करना होगा और ऑनलाइन नफरत को नजरअंदाज करना सीखना होगा। लेकिन इन सबसे बड़ी लड़ाई है हार न मानने की, क्योंकि अंत में स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि फाउंडर हिम्मत हार जाते हैं। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर आते हैं, जिसे एक सफल स्टार्टअप की कहानी के जरिए समझाया गया है। इसे द ट्रफ ऑफ सॉरो या दुख की खाई कहा जाता है। इससे पहले कि हम उस कहानी को देखें, ये समझने जरूरी है कि स्टार्टअप का सफर कभी सीधा नहीं होता। लॉन्च के बाद की शुरुआती सफलता अक्सर एक धोखा होती है। असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है और वो बहुत लंबी और कठिन होती है। ये स्लाइड एयरबीएनबी की कहानी बताती है। लॉन्च के बाद उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन 1 महीने के अंदर ही सब कुछ लगभग जीरो पर आ गया। इसके बाद लगभग 1000 दिनों तक वो दुख की खाई में थे। एक लंबा, धीमा और मुश्किल वक्त, जहां उन्हें कई बार लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन वो लगे रहे और आखिरकार करीब 3 साल बाद असली और टिकाऊ ग्रोथ शुरू हुई। ये कहानी दिखाती है कि सफर लंबा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक सफल प्रोडक्ट बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या एक फाउंडर ऐसी कंपनी बनाने के लंबे, कठिन और इमोशनली थका देने वाले सफर के लिए तैयार है जो दशकों तक चले? यही असली चुनौती है। इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक फाउंडर के इस सफर ने किसी को सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े ऐसे ही गहरे विश्लेषणों के लिए राइज एंड स्केल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ।